दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है औरैया और इसी औरैया ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है बेला। और इसी बेला थाना के अंतर्गत एक छोटा-सा ढाबा है। उस ढाबे पर एक व्यक्ति जिसका नाम दिलीप है, वो भोजन कर रहा होता है और पास में उसकी हाइड्रा मशीन जो कि क्रेन मशीन थी, वो वहीं पर खड़ी होती है। बस उसकी फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन जो था वो उसकी पत्नी का फ़ोन था। और उसकी पत्नी प्रगति अपने पति दिलीप को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पूछती है, उससे बातचीत करती है। कुछ देर हाल-चाल करने के बाद उससे ये पूछती है कि तुम कब तक घर लौटोगे? और कुछ देर की बातचीत के बाद फ़ोन कट जाता है। करीब 5-10 मिनट के अंतराल पर 2 लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल से पहुँचते हैं और उस क्रेन मशीन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो लोग ये कहते हैं कि उनकी जो कार है वो एक नहर में गिर गई है और जो क्रेन का मालिक था, जो क्रेन ऑपरेटर था, यानी कि ये दिलीप व्यक्ति जिसका क्रेन था, वो लोग उससे बातचीत करने लगते हैं। इन लोगों का ये कहना था कि आप चलकर हमारी कार को उस नहर से निकाल दीजिए। और इसके बाद जब ये व्यक्ति जिसका नाम दिलीप था, ये अपनी मशीन को लेकर वहाँ पर जाने लगता है, तो ये दोनों लोग उससे ये कहते हैं कि पहले चलकर आप हमारी लोकेशन तो देख लीजिए, नहर में किस गहराई तक हमारी कार फंसी है वो देख लीजिए, पैसों का तय तमाम कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको सौदा ठीक लगे तो आप हमारी कार चलकर निकाल दीजिएगा। अब दिलीप कस्टमर की इस तरीके की बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। उसे ये लगता है कि लोग काफ़ी भले लगते हैं और पूरी तरीके से इत्मीनान हो जाने के बाद ही ये लोग किसी काम को करवाना चाहते हैं। बस ऐसा सोचकर दिलीप वहाँ से भोजन करने के बाद उन दोनों लोगों के साथ सफ़र पर निकल पड़ता है। लेकिन दिलीप को ये नहीं मालूम था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है और अब से कुछ देर पहले जो उसने भोजन किया है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी भोजन था। इसके बाद ये लोग बेला थाना के पास ही में उस जो होटल था, जो ढाबा था, वहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं और अब ये लोग करीब 7-8 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं और अब थाना लग जाता है सहार। और इसी सहार थाना के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव है पुलिया और इसी पुलिया के पास एक नहर थी। तो इस नहर के पास दिखाने के नाम पर ये दोनों लोग उस व्यक्ति को लेकर एक खेत के पास जाते हैं और खेत के पास ले जाकर ये दोनों लोग उस व्यक्ति के साथ अचानक से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और दिलीप इस बात को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। उसे एक पल में हुई इस वारदात का कुछ पता ही नहीं चलता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि दरअसल ये दोनों लोग उसके साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं। और इतने में देखते देखते एक व्यक्ति जिसका नाम रामजी नागर है, उसने अपने पास से तमंचा निकाला, पिस्टल निकाली और निकालकर दिलीप के कनपट्टी पर सटाकर बहुत पास से गोली मार दी, जिससे ऑन द स्पॉट वहीं पर दिलीप तड़पता हुआ ढेर हो जाता है। इसके बाद ये दोनों लोग इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि दोनों लोग उस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। भागते हुए भी ये लोग पीछे एक बार भी नहीं देखते हैं कि वास्तव में जिसकी इन्होंने अभी अभी हत्या करी है क्या वो मर चुका है या तड़प रहा है। लेकिन वहाँ पर आसपास खून बिखरा था और काफ़ी दर्दनाक चीखें आ रही थी। कराहने की आवाज़ और तेज़ चीखों की आवाज़ सुनकर और गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास जो लोग गुजर रहे थे उनका भी ध्यान उस तरफ पड़ता है और वो लोग भागते हुए उस मौके पर पहुंचते हैं जहां पर देखते हैं कि गंभीर हालत में एक व्यक्ति जो है वो पड़ा हुआ है। तत्काल ग्रामीण लोग इस मामले की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तत्काल उस व्यक्ति को जिला अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी हालत गंभीर रहती है तो उसके बाद उसे ग्वालियर भेजा जाता है। ग्वालियर के बाद उसे आगरा भेजा जाता है और इस तरीके से 2-3 बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर काटने के बाद अंततः 3 दिन बीत जाने के बाद इस व्यक्ति दिलीप की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति का कातिल कौन था, हत्या क्यों की गई थी, हत्या का कारण क्या था और कई सारे सवालात पुलिस अपने स्तर से ढूंढना और पहचान करना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है, जिसमें उसे एक सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग आते हुए दिखाई पड़ते हैं। बारीकी से जांच पड़ताल करने पर पुलिस 2 लोगों को अपनी शक की बिना पर उठाती है और ये दोनों लोगों में वो व्यक्ति भी शामिल होता है जिसका नाम रामजी नागर था। दरअसल ये रामजी नागर एक पेशेवर क्रिमिनल था, एक पेशेवर हिस्ट्री शीटर था जिसके ऊपर 10 से ज़्यादा मुकदमे आसपास के मैनपुरी, औरैया और कई सारे थानों में दर्ज किए गए थे। इसके बाद जब मैनपुरी की शातिर शूटर की शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है, उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसका एक और साथी जो था वो भी गिरफ्तार होता है। इसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा होता है। जो चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं उन सभी को हैरान और परेशान कर देते हैं। तो आज की सिलसिलेवार घटना में कत्ल, हत्या, साजिश और धोखे की एक बेरहम दास्तान को आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसे अभी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उसके बाद ये दोनों शातिर अपराधी यानी कि रामजी नागर और उसका एक साथी जो था, ये दोनों लोग 2 व्यक्तियों का नाम बताते हैं। इनके नाम थे अनुराग यादव और उसकी प्रेमिका प्रगति यादव। अब दोस्तों कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल आज से 15 दिन पहले यानी कि 19/5 के ठीक 15 दिन पहले 5 मार्च के आसपास एक शादी हुई और शादी में दिलीप यादव, इसकी शादी एक प्रगति यादव नाम की एक लड़की से होती है।
तो मैनपुरी का कारोबारी दिलीप यादव यानी कि 24 वर्षीय दिलीप यादव की शादी औरैया के फफूंद निवासी प्रगति यादव से हुई थी। शादी के ठीक 15 दिन के बाद 19 मार्च की डेट को दिलीप यादव को गोली मार दी गई थी और उसकी 3 दिन के बाद इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब इलाज के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इसकी मौत हो गई है और कई सारे खुलासे होते हैं, साथ ही अपराधियों से ये पूछताछ होती है, तो एक चौंकाने वाली कहानी खुलकर सामने आती। दरअसल हुआ यूँ था कि जो प्रगति यादव थी वो दिलीप यादव से प्यार नहीं करती थी, उसकी शादी उसके साथ ज़बरदस्ती कर दी गई थी। और वहीं ये कि दिलीप यादव की जो बड़ा भाई था संदीप यादव, उसकी जो पत्नी थी पारुल, यानी कि पारुल की छोटी बहन थी ये प्रगति यादव, और ये पारुल ने ही अपने देवर से इस प्रगति यादव नाम की लड़की की शादी करवा दी थी। अब दोस्तों होता यूँ है कि प्रगति यादव का परिवार और दिलीप यादव का परिवार दोनों भरे पूरे थे, दोनों संपन्न थे। लेकिन प्रगति यादव के परिवार में लोगों को इस बात की अच्छे से जानकारी थी कि प्रगति यादव का जो चक्कर है वो उसी गांव के रहने वाले यानी कि फफूंद गांव के रहने वाले एक 500 मीटर की दूरी पर ही रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति अनुराग यादव से चल रही है। और अनुराग यादव और प्रगति यादव का दोनों का रिलेशन करीब 4-5 सालों पुराना रिलेशन, दोनों आसपास छुप छुप कर मिला भी करते थे और दोनों में अवैध संबंध भी बना करते थे। दोनों एक दूसरे को मन से और तन से पति पत्नी मान चुके थे और दोनों शादी भी वहीं पर करना चाहते थे। लेकिन परिवार वाले जो थे वो एक ही गांव में घर होने के कारण और वो भी कुछ ही दूरी पर घर होने के कारण शादी नहीं करना चाहती थी। साथ ही साथ उन्हें अनुराग यादव उनके स्तर का नहीं लगता था। और वहीं दूसरी चीज़ ये भी थी कि प्रगति यादव क्योंकि अनुराग के प्रेम में इतनी ज़्यादा पागल थी, इतनी ज़्यादा बेचैन थी कि उसने कई बार अपनी हाथों की नसें भी काट ली थी। और इधर अनुराग भी अपनी प्रेमिका प्रगति के चक्कर में इतना ज़्यादा दीवाना था कि वो प्रगति के लिए कुछ भी कर सकता था। दोस्तों अनुराग और प्रगति की प्रेम संबंधों की जानकारी अब आसपास के लोगों को भी होने लगती है और घर वालों को भी सिस्टर से बहुत ज़्यादा आपत्ति थी। वो लोग किसी भी कीमत में अनुराग और प्रगति का रिश्ता नहीं चाहते थे। बस इसीलिए उन लोगों ने जल्दी से आनंद फानंद देखते हुए प्रगति का रिश्ता गांव के दूसरे पास रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति यानी कि जो उसकी बहन थी पारुल, उसके ही देवर जिसका नाम दिलीप यादव है, उसके साथ तय कर दिया। क्योंकि दिलीप अकेला लड़का था और वो लोग भी काफ़ी भरे पूरे और काफ़ी संपन्न परिवार से थे। उनका भी क्रेन का और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रा मशीन चलती थी और यहाँ और दूसरे राज्य में ही दूसरे जनपद में भी उनका एक घर हुआ करता था। तो इस तरीके से काफ़ी भरा पूरा परिवार देखकर प्रगति यादव के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप यादव से तय कर दिया। तय समय पर शादी भी हो जाती है। दिलीप यादव की इस शादी के चक्कर में प्रगति कुछ कह नहीं पाती, कोई विरोध नहीं कर पाती है और लेकिन उसे मन ही मन ये सोच लिया था कि वो अनुराग से ही शादी करेगी, अनुराग को ही अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएगी। इसके लिए उसने अपने दिमाग में बहुत ही कदम की खौफनाक साजिश रच ली और इसके बाद 5 मार्च 2025 को ये शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रगति अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ पर बाकायदा मुँह दिखाई की रस्म होती है। इस मुँह दिखाई की रस्म में भी आस पड़ोस के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, काफ़ी सारे लोग आकर कई सारे गिफ्ट देते हैं, काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। सभी पैसे सभी गिफ्ट्स को प्रगति अपने पास स्टोर कर लेती है, रख लेती है। इसके बाद किसी प्रकार से 2-3 दिन वहाँ रहकर वो चुपचाप बैठी रहती, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। और इधर ससुराल वालों के साथ भी इसका कोई रवैया कोई बहुत खास नहीं था, कोई दोस्ताना और कोई प्रेम संबंधी जैसा रिश्ता नहीं लग रहा था। इधर ससुराल वालों को भी काफ़ी शक होता रहता है, लेकिन वो लोग नई लड़की समझकर, नई दुल्हन को समझकर चुप रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बहू एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन इधर जब चौथी की रस्म होती है और प्रगति यादव अपने ससुराल से होता हुआ सीधा मायके पहुंचती है, तो मायके में लोगों से मिलना जुलना छोड़कर सीधे अपने प्रेमी के पास पहुंचती है। उसका प्रेमी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इंतज़ार के बाद ये दोनों लोग एक होटल रूम में जाते हैं। वहाँ पर होटल रूम में जाकर ये दोनों लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और उसके बाद ये दोनों लोग अपने जिस्म की आग बुझाकर तृप्ति पा लेते हैं। उसके बाद उसकी प्रेमिका जो थी प्रगति यादव वो अनुराग की बाहों में सिर रख कर रोने लगती है। इधर अनुराग भी रो रहा होता है और प्रगति से कहता है कि तुमने मुझसे प्यार करने का वादा किया था, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का वादा किया था, तुम तो बदल गई, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। लेकिन प्रगति यादव अपने प्रेमी अनुराग से कहती है कि मैं कहीं नहीं बदली हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही अपने घर पर किसी से ना मिलकर सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ हो सकते हैं और इसके लिए अनुराग तुम्हें कुछ काम करना होगा। अनुराग चिरक भरी निगाहों से पूछता है कि मुझे करना क्या होगा। तब उसके बाद ये प्रगति यादव सारा खौफनाक प्लान अपने प्रेमी अनुराग को बताती है। उसे ये कहती है अगर हम लोग इस दिलीप यादव नाम के व्यक्ति की हत्या करवा दूँ तो उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और मेरी विधवा होने के बाद मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने के लिए कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा, कोई लड़का देखना पड़ेगा। मुझसे जब कहा जाएगा तो मैं ये कह दूंगी कि हाँ मैं अकेली ज़िंदगी तो गुजार नहीं सकती, मेरे दूसरा लड़का देखा जाए। मुझे दूसरी लड़की की जल्दी तलाश मिलेगी नहीं, कोई भी लड़का मुझसे जल्दी शादी करना नहीं चाहेगा। शादी के ठीक बाद मेरे पति की मृत्यु के बाद सब लोग मुझे अपशगुनी मानेंगे, मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा।
और अगर कोई लड़का मुझसे शादी करने को तैयार भी हो जाएगा तो उसके लिए मैं मना कर दूंगी। अंत में इन लोगों को थक हार कर मेरी शादी तुम्हारे साथ ही करनी पड़ेगी और इस तरीके से हमारी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। और रही बात ये कि दिलीप यादव की विधवा बनने के बाद मुझे उसके ससुराल से भी ढेर सारी रकम मिलेगी, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उन सारे पैसे को मैं लेकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूंगी। अनुराग यादव को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों लोग अब पैसे की व्यवस्था के चक्कर में पड़ जाते हैं। अनुराग साफ साफ मना कर देता है। वो उससे ये कहता है कि दरअसल मुझे ये प्लान तो बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है कि मैं किसी का कत्ल करा सकूं, किसी के बारे में सोच सकूं। इसके बाद अनुराग और प्रगति यादव दोनों दो भाड़े के हिस्ट्री सीटरों का फ़ोन करते हैं, उनके पास संपर्क करते हैं। तो हिस्ट्री सीटर रामजी नागर ये बोलता है कि मैं तुम्हारे काम को कर दूंगा, लेकिन इसके एवज में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब 2 लाख रुपए अनुराग के पास तो थे नहीं, तो इसलिए प्रगति यादव ने ही जो मुँह दिखाई की रस्म थी, जो मुँह दिखाई में से ढेर सारे पैसे मिले थे, जो गिफ्ट मिले थे, वो सारे पैसे इकट्ठा करते ही जमा करते ही वो अपने प्रेमी अनुराग को दे देती है और उससे ये कहती है ये लो 1 लाख रुपए हैं मेरे पास और 1 लाख रुपए देकर उन हिस्ट्री सीटरों को पैसा दे दो और उनसे ये कह दो कि जब हत्या हो जाएगी तो 1 लाख रुपए मैं और दे दूंगी। इस तरीके से अनुराग उन हिस्ट्री सीटरों को बुलाता है और पेमेंट कर देता है। इधर हिस्ट्री सीटर अब मौके की तलाश में रहते हैं और 19 मार्च को जब दिलीप यादव उस ढाबे के पास भोजन कर रहा होता है, ये दोनों लोग उसे बुलाते हैं। बुलाकर अपने साथ 7-8 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं और सहा थाना के अंतर्गत एक गांव के पास, जो कि पुलिया गांव था, उसी गांव के एक गेहूं की खेत में ले जाकर नृशंस वारदात करके हत्या कर देते हैं। इसके बाद जब इन लोगों का कॉल डिटेल निकाला जाता है और आसपास के जो CCTV फुटेजेस निकाले जाते हैं, उन सभी में पर्याप्त शिनाख्त हो जाती है कि दरअसल ये जो कातिल हैं इनका नाम रामजी नागर है, उसका एक और साथी है। और इन दोनों हिस्ट्री सीटरों से ज़बरदस्त पूछताछ होती है, खातिरदारी करी जाती है। तो ये दोनों लोग अनुराग का नाम बताते हैं और अनुराग यादव का जब गिरफ्तारी होता है, वो भी पकड़ा जाता है, तो सारा सच तोती की तरह बयान कर देता है और अपने कत्ल की साजिश में अपनी ही प्रेमिका यानी कि प्रगति यादव को भी जिम्मेदार बताता है और प्रगति यादव भी गिरफ्तार कर ली जाती। और 5 मार्च 2025 को हुई शादी, जो कि 19 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाती है और क्राइम की खौफनाक स्टोरी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है। इसका खुलासा हो जाता है। तत्काल पुलिस मौके पर कार्रवाई करते हुए उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल एक सच्ची वारदात है, देखिए 5 मार्च को हुई और 19 मार्च को उसकी कहानी का एंड हो गया। दोस्तों, बताते तो ये भी हैं कि दरअसल दिलीप यादव के जो पिताजी थे, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो कह रहे थे कि अगर मुझे इस बारे में ज़रा सा भी पता होता तो मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से तो कभी ही नहीं कराता, चाहे भले ही मुझे पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को कुंवारा ही क्यों न रखना पड़ता। या कसूर था उस एकमात्र इकलौते लड़के का, जो कि दिखने में भी अच्छा खासा था, अच्छे घर से संबंध रखता था, उसके पास अच्छे खासे पैसे थे, क्रेन और हाइड्रा मशीन का बिजनेस कर रहा था, काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। बेमौत ही मारा गया एक बेवफा औरत के कारण, जिसे ना अपने पति का सुख मिल सका, न अपने प्रेमी का ही सुख पा सकी। और गांव में इस तरीके का जो वारदात घटा है, लोग एक दूसरे से कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। प्रगति यादव के प्रति भी लोग सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि प्रगति यादव के घर वालों से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाहता है। और वहीं अनुराग यादव, जो कि प्रगति के घर से करीब 100-150 मीटर की दूरी पर ही उसका घर है, उसके घर पर भी सन्नाटा पसरा है। इस मुद्दे पर, इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवर स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये खबर जो है, अभी लेटेस्ट खबर घटी है, और चाहे तो सुभाष का जो सुसाइडल केस हो, या फिर मानव शर्मा का जो सुसाइडल केस हो, या फिर बहराइच का कोई आत्महत्या करने का कोई मामला हो, या फिर अब जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है जिसमें, या फिर मुस्कान या फिर उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, इनकी वारदात हो, या फिर अभी जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है मेरठ के बाद एक दूसरा बड़ा मामला है, जो कि कानून और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की नींदें उड़ा रखा है। इस पूरी घटना के संबंध में आपके विचार आप हमें ज़रूर लिखिएगा। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।